नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यूपी चुनाव पर हमारी पेशकश यूपी के दिल में क्या है में आपका स्वागत है। आगरा के बाद आज हम चल रहे हैं फतेहपुर सीकरी। आइए देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी के दिल में आखिर क्या है। ये फतेहपुर सीकरी है जी। सियासी तौर पर इसका एक अपना ही महत्व रहा है और आज से नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत के दौर से। उत्तर प्रदेश की सियासत जब सांप्रदायिकता और विकास के बीच हिलोरे मार रही है, उस वक्त फतेहपुर सीकरी का एक खास महत्व है। फतेहपुर सीकरी का किला सिर्फ देखने भर की खूबसूरती उसमें नहीं है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में जब सवाल सांप्रदायिकता का है, जब सवाल समाज के बंटने बांटने का है, जब सवाल यहाँ पर पानी की कमी और पलायन करते किसान बुंदेलखंड के मजदूरों का है, तब फतेहपुर सीकरी याद आना चाहिए। क्योंकि अकबर ने दरअसल ऐसे मौके पर फतेहपुर सीकरी छोड़कर आगरा का रुख पकड़ा जब यहाँ पानी कम था। उस वक्त इस किले को बनवाया जिस वक्त गुजरात जीतकर वो यहाँ पहुंचे थे। और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत में अमित शाह की मौजूदगी गुजरात की याद दिला सकती है। लेकिन एक सच यह भी कि यही वो जगह है जहां पर अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। लेकिन किसे पता है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर रत्न हर पार्टी से बाहर का रास्ता देख रहा है, दिखाना चाह रहा है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं फतेहपुर सीकरी के, आइए जरा उन्हें भी टटोल लें। लिखेगा इस पे जैसे लिखेगा, हमको क्या समस्या है। ये चुनाव के वक्त में किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा, घोषणा पत्र में लिखा कि फतेहपुर सीकरी में पानी की व्यवस्था कराएंगे। हाँ, सब हर बार बोलते हैं जब भी, हाँ हर पार्टी बोलती है। जब भी अब तक ये बसपा और सपा सरकार रही है 15 साल से लगातार, इन लोगों ने हर बार बोला। यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं, वो हर बार बोलते हैं जब भी चुनाव क्षेत्र में आते हैं हमारे यहाँ, हर बार वो बोलते हैं कि हम पानी की व्यवस्था करेंगे आप लोगों के लिए। और लेकिन उसका कोई परिणाम कोई शून्य रहता है। और अब जब चुनाव है तो क्या लगता है आपको कुछ होगा? नहीं, ये लोग को, इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। बदलाव ही एक उम्मीद है। अब साहब इसलिए है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, फतेहपुर सीकरी के बासिंदा हैं। सरकारी तंत्र यहाँ का निकम्मा है जो एक पैसे का काम नहीं करता। फतेहपुर सीकरी में भारतीय प्रधानमंत्री जी, भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो शौचालय निर्माण की सबको दे रहे हैं कि स्वच्छ रहना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए। लेकिन फतेहपुर सीकरी का प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एएसआई प्रशासन और एडीए प्रशासन कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं करता, किसी को भी परमिशन नहीं देता भवन निर्माण के लिए। इसलिए ये अवसाप है। इसके नाम पर करोड़ों रुपये यहाँ आता है, इसको खाया जाता है, लेकिन पब्लिक के हित में कोई भी काम नहीं किया था। किसानी करते हैं। हाँ। और समस्या क्या है? यह है कि यहाँ खाकी इलाका है, पानी नहीं है पीने को, न उसको खेती के लिए कोई चीज़ की, और न कोई रोजगार है यहाँ पर। लोग यहाँ से पलायन कर करके दूसरी जगह जा रहे हैं मजदूरी और मेहनत करने के लिए, अपना पेट पालन कर रहे हैं। कभी ओलावृष्टि होती है तो कभी कुछ होता। आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं, घोषणा तो हो जाती है कागजों में, लेकिन मिलता कुछ नहीं। पहले यहाँ पर पत्थर तोड़े जाते थे, उसमें रोजगार था। अब क्या है? अब कोई रोजगार नहीं है, रोजगार ही बंद है यहाँ पे। यहाँ कोई भी अस्पताल बना हुआ है, थोड़ा सा बना दिया हमने हल्का सा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ जनता के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, न कोई डॉक्टर रहता है, न कोई, मतलब खाली एक एम्बुलेंस की सुविधा कर दी है। बाकी की रात को कोई सुविधा नहीं, न कोई डॉक्टर रहता है, न कोई दवाइयों की सुविधा है, न कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, न कोई 24 घंटे एक डॉक्टर रहना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में बुनकर हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग मैं समझता हूँ 8 से 10 हज़ार के करीब बुनकर हैं हथकरघा। यहाँ फतेहपुर सीकरी में मात्र एक हथकरघा उद्योग है
जिससे कि दरी बुनकर मजदूर अपनी रोजगार चलाते हैं। जो बुनकर हैं उनको ना तो कोई ही सरकार की तरफ से ऋण की सुविधा मिल पाती है, यहाँ तक कि इवन जब बुनकर बराबर काम करता है और उसको दवाइयाँ मुहैया कराई नहीं जाती हैं, तो इस नाते उसको 8 से 10 हजार बुनकर आपने कहा, ये लोग क्या करते हैं? ये हथकरघा उद्योग होता है। ये लगभग गल्फ कंट्री हैं, जो 40 कंट्री में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इसके लिए कोई अलग से योजना कुछ नहीं है? कोई योजना नहीं है इनको, यहाँ तक इवन जो मेडिसिन मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। ये मैं एक किसाना का बेटा हूँ और एक किसान ऐसा है कि 2 साल से 3 साल से फसल भी पिट रही है और ना उस पर पैसा है, मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है और प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पे सेंटर आते तो वो कहते हैं कि हमें 5,000 रुपये चाहिए जिससे आपका लड़का पास हो, और किसान के पास पैसा नहीं है और कॉलेज वाले ठगाई करते हैं। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि ये क्या नेताओं का है क्या प्राइवेट कॉलेज? नहीं, नेताओं को नहीं, वहाँ हम जाते तो वो हमसे यूँ कहते हैं कि हमको ऊपर अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है, DIOs को पैसा देना पड़ता है, ऊपर तक जो अधिकारी है उनको पैसा देना पड़ता है, इसलिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं। और आपकी खेती का क्या हाल है? खेती 2-3 साल से पिट रही है खेती, ना तो उसमें अनाज होता है, लोन लेते हैं, KCC लेते हैं जहाँ पैदा नहीं होती है, और किसान फिर उसको चुकाने के लिए अपनी ज़मीन को बेच देता है और सरकार कुछ नहीं करती है। आपने लिखा बिजली नहीं है। जी सर, बिजली आती नहीं। ये तो एक पवित्र महीना है रमज़ानों का, ऐसे में भी लाइट नहीं देते हैं और महीने के महीने बिजली के लोग आते हैं ना, बिल थमा देते हैं घरों पर, तो ऐसे महीने में लाइट नहीं देंगे तो आप बताइए कैसे देंगे? बिजली नहीं आती है तो फिर बिल कैसे देंगे? बिल बढ़ाकर देते हैं ना, बढ़ाकर बिल दे देते हैं और इतनी कटिंग कर देते हैं, 2 घंटे लाइट देते हैं, 8 घंटे गोल कर देते हैं। आप बताइए। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमने हर जगह बिजली पहुंचाई है। कहाँ पहुँचाइए आप बताइए ना, दिखाइए आप कहाँ लाइट आ रही है बताइए। हम लोग अब घरों में भी रहते हैं, आप कैसे बताएंगे? आप बताइए, लाइट आ रही है ना? इमरान जी, बिजली बिल्कुल नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती है सर जी, बिजली तो आती है रात के 3-3, 2-2 बजे तक आती है। आदमी ना खाना खाने का है, ना सोने का है, ना कुछ करने का है। इसमें रोजे से रहता है आदमी, कुछ भी नहीं कर पाता पूरे दिन में सब 12 घंटे से ऊपर। नहीं तो अब जब चुनाव सामने आ गया और बिजली इस तरीके से नहीं आती, किसी को पानी का संकट है, कोई स्वास्थ्य के बारे में बोल रहा है, कोई स्कूल के बारे में बोल रहा है, करेंगे क्या इस चुनाव में? कुछ नहीं करेंगे, घर बैठेंगे आराम से, वोट किसी को नहीं देने, बाइकआउट करने की सोच रही है? बस, और कुछ नहीं करना। जब जनता अपनी कुछ कर रही है तब मेंबर भी कुछ करेंगे। नहीं, ये गुस्सा है कि बाइकआउट कर देंगे या आपको लगता है कुछ होना चाहिए? होना चाहिए। कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन सी सरकार? अच्छी सरकार सुनेंगे, कोई बढ़िया सी। क्या लिखा आपने? स्टेट लेवल गाइडों के कार्य न करने के संबंध में फतेहपुर सीकरी में सर। गाइड की मुश्किल है, गाइड यहाँ पर नहीं काम करने दिया जाता है। ऐसा सर 2012 में अब जो हमारे स्टेट लेवल जो थे DG थे, उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली कि 2012 में आप गाइड के लिए फॉर्म भरिए। हम लोगों ने फॉर्म भरा, 25,000 रुपये हम लोगों ने फीस जमा की। MKITM लखनऊ में हमने 1 महीने में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण करने के बाद हम लोगों को लाइसेंस मिल गए। लगभग 2 साल बाद जब हम लोगों ने कार्य करने के लिए प्रारंभ किया तो लोगों ने सांठ काट करके हमको रोक दिया। हमने सारे अधिकारियों के चक्कर लगाए, हमको कार्य नहीं करने दिया। इसके बाद हमारे DG ने खुद हमको लिख कर दिया कि आप यहाँ कार्य कर सकते तो हैं। इस नोटिस के बाद भी बैठने की इजाजत? बैठने के हमको 2 दिन बैठने दिया गया सिर्फ। हमको SDM साहब ने बैठलवाया। इसके बाद यहाँ पर कुछ अधिकारी वगैरह आए, उन्होंने कि नहीं आप लोग गाड़ी बेच रहे हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाए गाड़ी किस तरह बिकती है। और वहाँ से कितने लोग हैं इसमें बेरोजगार? लगभग 250 लोग। 250 फतेहपुर सीकरी में कम से कम 250। और कितने पढ़े लिखे हैं इसमें? 250 नहीं, जो खास तौर से एक ट्रेनिंग ली गई। 250 सरकार, किसी नेता ने, किसी अभिनेता ने, और जो भी यहाँ आया हमें ठग ले गया, वोट ले गया, लेकिन किसी ने रोजगार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। समस्याएं लोग उठाते रहे, नेताओं से उठाते रहे, आम मीटिंग्स में उठाते रहे, अधिकारियों के सामने रहे। मैंने खुद सैकड़ों चिट्ठियाँ भेजी हैं, किसी का जवाब नहीं आता। नहीं तो वजह क्या है कि रोजगार के लिए कोई व्यवस्था किसी नेता ने, किसी पार्टी ने फतेहपुर सीकरी में नहीं किया? क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो वहाँ सरकार में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता हो। और विकास वहीं का होता है जहाँ वो लोग ऊपर वाली सरकारों में अपनी आवाज़ उठा देते हैं और उन लोगों को दबा लेते हैं। उनको रोजगार के साधन मुहैया होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि बढ़िया एक निष्पक्ष चुनाव तो हो ही, और जनता को एक योग्य, पढ़े लिखे, अनुभवी और वास्तविक समाज सेवी को वोट करना चाहिए। एक सवाल फतेहपुर सीकरी आकर छूट गया
भ्रष्टाचार का सवाल। जी, फतेहपुर सीकरी में लोग यहाँ के पुराने मॉन्यूमेंट्स देखने आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके भीतर का गोरखधंधा क्या होता है, क्या होता है? मोबाइल छोड़िए, जरा बताइए क्या है स्थिति? सर, ये फतेहपुर सीकरी काफ़ी फेमस जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। होता क्या है? होता ये कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर भी हैं और हिंदुस्तानी भी हैं, टिकट लेते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग ऐसे होते हैं, उन टिकटों को, न्यू फ्रेश टिकट होते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड टिकट होते हैं, फटे हुए टिकट होते हैं, उनको वो शेयर कर देते हैं, ताकि ये महसूस नहीं हो टूरिस्ट को ये टिकट हमारा नहीं है और वे सोचे हमारा ही टिकट है। की कीमत क्या है? 510 रुपये सर ये फॉरेनर टिकट है और 40 रुपये इंडियन टिकट है। अंदाजन कितने लोग आते हैं? कम से कम अबाउट यहाँ पर 10 से 12 हज़ार फॉरेनर कंटिन्यूस आता है, फॉरेनर, और इंडियन तो कंटिन्यूस कोई काउंट नहीं है, क्योंकि इंडियन की टिकट की क्या रीसेलिंग करेंगे वो। तो हर दिन कितने रीसेल कर दिए जाते होंगे टिकट? समथिंग अगर यहाँ कम से कम 200 से 100 टिकट तो हो जाते हैं। इसका एक मतलब ये है कि महीने भर में कितने का घोटाला हो गया? कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का तो नहीं, कम से कम 3 से 4-5 लाख रुपए का तो एक कर्मचारी का है, जो एक महीने में। कर्मचारी पैसा अपने पास रख लेता है या ऊपर कहीं देता है? सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। विंडोमैन हैं, अधिकारी भी हैं और कर्मचारी भी हैं, और सर ऐसा ही है इसके जो कर्मचारी हैं। यूपी के दिल में क्या है, वाकई बहुत दर्द है, बहुत त्रासदी है। शहर दर शहर हम जा रहे हैं, लेकिन हर जगह मुश्किल हालात लोगों के सामने आ रहे हैं। सवाल यही कि क्या चुनाव के वक्त कोई रास्ता निकल आएगा? बेहद मुश्किल सवाल है, लेकिन बावजूद इसके हमारा शहर दर शहर जाना लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल फतेहपुर सीकरी से इतना ही। कैमरा पर्सन परमेश शर्मा के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, आज तक। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ सकती हैं। यूपी चुनाव के मद्देनजर उन्हें सक्रिय राजनीति में उतारने के लिए पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है। अगले 48 घंटे में प्रियंका पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। शायद कांग्रेस के लिए निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से इस ऐतिहासिक पार्टी का भविष्य तय होने वाला है और कांग्रेस में एक नई सियासी कमान की सुगबुगाहट है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सकती हैं। हालांकि पार्टी को अगले 48 घंटों का इंतजार है, जब इस खबर से संदेह के बादल छंट जाएंगे। भाई देखिए, इसमें समय जो लग रहा है, इससे चर्चाएं चल रही है ना। जब जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं तो करेंगे, वक्त आने दो और वक्त के अनुसार हम आपको बताते रहेंगे। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कांग्रेस पार्टी में लगातार उठती रही है। पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उन्हें मैदान में उतारने की सलाह दे चुके हैं, जबकि यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से बाहर भी प्रचार करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए खुद प्रियंका से उन्हें सकारात्मक संकेत मिल चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने प्रियंका गांधी को लेकर यूपी के लिए एक प्लान बनाया है, जिस पर आखिरी मुहर के लिए वो पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के देश लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब राहुल विदेश से लौट चुके हैं, तो प्रियंका पर अगले 48 घंटे में बड़ा ऐलान हो सकता है। लगभग पूरे उत्तर, मध्य और कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत से विदा हो चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे कठिन चुनौती है। ये चुनाव कांग्रेस का भविष्य तय करेगा। आज तक ब्यूरो।